Good morning, friends. In the last lecture, we have discussed so many things, and in this lecture, we are going to discuss Boolean algebra. So, because of Boolean algebra, basically आपकी जो लॉजिकली एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज करते हैं। जब आपके ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स अप टू 3 होते हैं तो हम ये बूलियन अलजेब्रा को यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। तो इसको अप्लाई करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ लॉ हैं, हमें उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस बूलियन अलजेब्रा। सो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पहले 10 एक्सियम्स हैं, तो वो देख लेते हैं 10 एक्सियम्स कौन कौन सी हैं। एक्सियम्स की बात कर लेते हैं। देखिए 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये मेरे क्या है, एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये एक्सियम्स हैं 2 3 4 5 6 7 and 8। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या है हमारे, ये और गेट के ऑपरेशंस हैं, ये एक्सियम्स हैं हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 8 एक्सियम्स हो गए, 9 10, 1 का बार 0, 0 का बार 1। ये क्या है मेरे, नॉट ऑपरेशन है। ठीक है, इनवर्ट ऑपरेशन है। तो ये मेरी 10 एक्सियम्स हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा लॉ। तो मेरे पास में 12 लॉ हैं, तो पहले मैं उन लॉ की बात कर लेता हूं 1 बाय 1। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला मेरा जो लॉ है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉस। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ या कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, या हम इसे कॉम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है आपका कि यदि 1 का बार है तो वो 0 होगा, 0 का बार है वो 1 होगा। ये मैंने ऊपर बात कर रखी है। या मैं ये कह सकता हूं इफ a is equal to 0 then a bar will be 1। if a is equal to 1 then a bar will be equal to 0। ये है कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, 1 का बार 0, 0 का बार 1। if a is equal to 0 then a bar is equal to 1। if a is equal to 1 then a bar will be equal to 0। so this is the first law, complementation law. now we have second law, that is AND law. AND law, according to this law क्या होगा, a into 0 will be equal to 0, a into 1
will be equal to 1, will be equal to a. 1 into a is also equal to a. A into a is equal to a. So this is your AND law, and also you can say a bar into a is equal to 0. ठीक है, a bar into a is equal to 0. So this is AND law. अगर a into a करेंगे तो you will get a into a bar या a bar into a, अगर ये करेंगे आप into तो you will get 0. 1 का a में करें या a का 1 में करें तो a ही मिलेगा. a का 0 में अगर आप AND ऑपरेशन करते हैं तो 0 मिलेगा. So this second law. Now we have third law or laws. और जैसे कि पता ही आपको सम करना है तो a plus 0 will be equal to a plus 1 will be equal to 1. ध्यान रखना है a plus 1 और 1 plus a will be equal to 1. a plus a is equal to a plus a bar will be equal to also 1. ठीक है, अगर आप a में 0 ऐड करते हैं तो आपको a मिलेगा. a में यदि 1 ऐड करते हैं तो आपको 1 मिलेगा. a में a को ऐड करते हैं तो a ही मिलेगा. यानी कि a plus a plus a plus a plus a कितनी बार कर लें तो आपको a ही मिलेगा. और यदि a में a का बार ऐड करेंगे तो वो आपका 1 मिलेगा. तो ये आपको रिमेंबर रखना है. ठीक है. फोर्थ लॉ भी है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ कहता है a प्लस बी जो भी आंसर आएगा वही b प्लस ए से आंसर आएगा. a प्लस बी से जो आंसर आएगा वही b प्लस ए से आंसर आएगा. या आप ये कहें कि a को b से आप मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट सेम आंसर. सो दिस इज द लॉ ऑफ कम्यूटेशन लॉ. ठीक है. सो दिस इज द लॉ ऑफ 4. Now we have next law. So now we have next law, that is associative law. Law number 5. Associative law. ये लॉ कहता है if a plus b plus c, आप यदि ये करते हैं a plus b plus c करते हैं तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा a plus b plus c. इसका भी आंसर सेम होगा. ठीक है. या आप ऐसा करते हैं a into b into c तो इसका भी आंसर आपका सेम ही रहेगा. तो ये क्या है आपका एसोसिएटिव लॉ. ठीक है. तो ये लॉ आपको याद रखने हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है. नेक्स्ट लॉ भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस. ठीक है. तो ये लॉ कहता है a इंटू बी प्लस सी क्या होगा ए बी प्लस ए सी. इसका ही दूसरा एक और लॉ है a प्लस
बी सी, ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ये लॉ आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Now we have 7. Redundant literal rule, ठीक है। ये रूल कहता है आपका a प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। यदि आप ए में प्लस करते हैं ए बार बी को तो आपको ए प्लस बी मिलेगा। या दूसरा लॉ कहता है कि ए का आप इंटू करते हैं ए बार प्लस बी में, ठीक है। अगर आप ए का इंटू करते हैं ए बार प्लस बी में तो आपका आंसर ए बी मिलेगा, ठीक है। सो ये है रिडंडेंट लिटरल रूल, आर एल आर। ये आपको रूल याद रखना है, कभी कभी ये भूल जाते हैं तो इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज रिडंडेंट लिटरल रूल। नाउ नेक्स्ट वी हैव आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान रखना है आपको, ये वही है जो मैंने बताया है आपको, यहां भी बताया है मैंने आपको, ये वाला और ये वाला। a प्लस ए कितनी बार ऐड कर लें तो आपको a ही मिलेगा, या आप कितनी बार उसे मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपको a ही मिलेगा। ये जो लॉ है ये कहलाता है आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। अब इसके बाद जो लॉ है हमारे पास, लॉ नंबर 9, एडजॉर्प्शन लॉ। इस लॉ को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कहता है a प्लस ए बी विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। a प्लस ए बी विल बी इक्वल टू ए, और इसका दूसरा लॉ है a इंटू ए प्लस बी विल ऑल्सो इक्वल टू ए। ध्यान रखना है आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। कंफ्यूज रहेंगे आप तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। या आप ये कह सकते हैं कि अगर a इंटू ए प्लस एनी टर्म, अगर ऐसी फॉर्म बनती है, ठीक है, कि वही वेरिएबल है और उसी वेरिएबल के साथ में कोई अन्य वेरिएबल को हम ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, वो वेरिएबल ही होगा, ठीक है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें क्या है, बी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट लॉ, वी हैव consensus theorem। कॉन्सेंसस थ्योरम ये कहती है कि इसमें आपके 3 या जितने भी वेरिएबल होंगे वो 2 बार रिपीट होंगे और एक वेरिएबल का उसमें कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। जैसे
ए बी ए बार सी प्लस बी सी। अब आप देख सकते हैं इसमें हर एक लेटर, हर एक वेरिएबल दो बार आ रहा है, लेकिन एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि सारे कॉम्प्लीमेंट हो और एक कॉम्प्लीमेंट ना हो। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा, आपको वो लेनी है जो बार है ना, बार वाला वेरिएबल को, और ये वेरिएबल और ये, जिस वेरिएबल का बार है वो वेरिएबल ही की टर्म्स को लेना है, और जिस टर्म्स में ये वेरिएबल जो बार वाला है नहीं है वो टर्म्स को हटा देना है। तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए बार सी, ए बी प्लस ए बार सी। ठीक है, या आप इनको ऐसे कह सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अगर इस तरह से भी आ सकता है तो भी आपको ध्यान देना है कि इसमें तीन टर्म है, तीन टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो टर्म देखनी है जिसमें बार है, वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा वेरिएबल है, वही वेरिएबल वाली टर्म को लेना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए इंटू बी ए बार प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेंसस थ्योरम। ठीक है, याद रखना है कॉन्सेंसस थ्योरम को, कई बार एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिशन में इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ठीक है, ट्रांसपोजिशन थ्योरम ये कहती है, आपकी थ्योरम कहती है ए इंटू बी प्लस ए बार सी। अगर आपके पास ए इंटू बी प्लस ए बार सी है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसपोजिशन थ्योरम द आंसर विल बी ऑफ दिस ए प्लस सी। ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोजिशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है। जब आप मिनिमाइज करते वक्त, जब आप कोई एग्जामिनेशन में कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन मिनिमाइज करेंगे, तो इन्हीं थ्योरम्स का अप्लाई करके आप उसे मिनिमाइज करके उसे छोटा करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस सी ए बार प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसपोजिशन थ्योरम। तो जब कभी भी आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करेंगे तो ये लॉजिकल मिनिमाइज करते समय इसको अच्छे से याद रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरम, ट्रांसपोजिशन थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम की मैंने पहले भी बात की है। ठीक है, और ये बहुत इंपोर्टेंट थ्योरम है। जैसे इसकी दो लॉ हैं, तो पहला है, जैसे सपोज कीजिए ए प्लस बी प्लस सी, और भी वेरिएबल हो सकते हैं, और उन सबका क्या लगा दिया मैंने, ये बार। अगर कई सारे वेरिएबल हैं, प्लस हो रखे हैं और उन सबका बार है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ए बार, और जो प्लस है उसको डॉट में कन्वर्ट कर देंगे, और सभी वेरिएबल के ऊपर इंडिविजुअल बार आ जाएगा। ठीक है, सभी वेरिएबल के ऊपर इंडिविजुअल बार आ जाएगा। तो ये इस डी मॉर्गन थ्योरम का पहला थ्योरम है, और इसकी ही दूसरी थ्योरम भी है। अगर वेरिएबल के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनका मल्टीप्लाई होने के बाद उन सबके ऊपर बार लगा हुआ है, तो आप उस पर भी ये डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि इनटू को तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और इंडिविजुअल सब पे बार आ जाएगा।
ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। तो ये 12 लॉ हैं और 10 एक्सियम्स हैं। अगर आपको बूलियन अलजेब्रा अच्छे से आपको करना है, अच्छे से समझना है, तो ये आपके लॉ और थ्योरम्स आपको अच्छे से याद रखनी होगी, so that you can apply these all laws and theorems at the time of minimization of logical expression। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने बता दिया है, मैं इसका एक दो एग्जांपल भी कराऊंगा या आपको मैं ट्यूटोरियल में एग्जांपल दूंगा। जब आप ये सारी थ्योरम्स को या लॉज को अप्लाई करके वहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ये जो करा रहा हूं वो क्या चीज है। देखिए समझिएगा कि आपके पास, देखिए नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बूलियन अलजेब्रा एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस। देखिए सबसे पहले मेरे पास प्रॉब्लम्स होगी, सबसे पहले मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होगी, इसमें कुछ टास्क दिया गया होगा आपको, कुछ प्रॉब्लम्स में टास्क दिया गया होगा आपको, जो आपको कंप्लीट करके उसके लिए आपको कुछ डिजाइन करने वाला काम करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, टास्क होगी। मुझे क्या करना होगा, इस टास्क को मुझे इसके बिहेवियर को किसमें कन्वर्ट करना होगा, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, एक टेबल में कन्वर्ट करना होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो मुझे इस टास्क को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ये ट्रुथ टेबल मैंने पहले ही बात की है, जब लॉजिक गेट्स की मैंने बात की थी वहां पे भी मैंने ट्रुथ टेबल के बारे में बताया था आपको। बेसिकली ट्रुथ टेबल के अंदर किसी भी टास्क को हम उसमें रख देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमें काम करना है उसका जो डिवाइस को हमें जो डिजाइन करना है उसका जो बिहेवियर है, जो टास्क है, उस बिहेवियर को हम एक टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं, 10 की फॉर्म में बना लेते हैं, जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो कोई प्रॉब्लम गिवन होगी तो आपका सबसे पहला टास्क होगा कि उसको हम 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, अब 1 और 0 को तो 1 और 0 से तो काम चलेगा नहीं, अब उसमें दो वैल्यू है 1 या 0, तो आपको रिमेंबर रखना है या तो 1 या 0। जब हम किसी लॉजिकल डिजाइन या डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो हमें या तो 1 को याद रखना है या 0 को याद रखना है, ठीक है। तो यदि 1 को याद रखोगे तो जो डिजाइन होगी और जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट 0 को याद करके जो डिजाइन करेंगे उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। तो यदि हमें क्या करना है, 1 को याद रखना है या 0 को याद रखना है, तो 1 को याद रखना है या 0 को याद रखना है, यानी कि हमें इसको क्या करना है, ट्रुथ टेबल से याद रखते हुए तो इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम ये हम अप्लाई करते हुए एक लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में आपका बिहेवियर जो टेबल में छुपा हुआ था वो मैंने कन्वर्ट कर लिया, किसमें, एक इक्वेशन में, एक लॉजिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। कोई भी चीज को डिजाइन करते हैं तो मुझे इक्वेशन की फॉर्म में लाना होता है। तो पहले प्रॉब्लम, उसके बाद मैंने प्रॉब्लम्स को एक ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट किया, ट्रुथ टेबल के अंदर इसका पूरा बिहेवियर आ गया है, 1 और 0 की टर्म में है, फिर मैंने इस पर कुछ अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद मैंने कुछ यहां फाइंड आउट किया है, इसको मैंने ट्रुथ टेबल से एक लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। अब मेरी जो बिहेवियर है, मेरी डिवाइस की जो बिहेवियर है वो बिहेवियर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन की टर्म में है।
अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन बड़ा हो सकता है, बड़ा होगा तो आपको डिजाइन करने में प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी में भी दिक्कतें आएंगी, उसको एक्सेस करने में भी आपका डिले होगा। इसीलिए इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होता है। इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना होता है, छोटा करना होता है, जिससे कि डिजाइन करने में प्रॉब्लम्स कम से कम आए और मेमोरी का भी यूज कम से कम हो। तो हम इसे क्या करते हैं, मिनिमाइज। मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब ये मिनिमाइज यूं तो हो ही नहीं जाएगा, अब यूं तो खुद हो ही नहीं जाएगा, हमें कुछ ना कुछ इस पे अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर मिनिमाइज करने के मेथड होते हैं। ठीक है, मिनिमाइज जब हो जाएगा, यहां ये बड़ा मिलेगा, यहां मिनिमाइज मिलेगा, उसके बाद जब इसे मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज करने के मेथड होते हैं। उनमें से एक ये मेथड है जिसे हम बोल रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। एक मेथड है बूलियन अलजेब्रा, जिसको यूज करके हम इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, और उसके लिए हमने इतने लॉ और थ्योरम की स्टडी की है अभी। और इसका दूसरा जो मेथड होता है, ठीक है, ये बूलियन अलजेब्रा हम तभी अप्लाई करते हैं जब नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि ऑपरेंड्स अप टू 3 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अप टू 3 का मतलब ये हो गया कि लेस देन और इक्वल टू 3 वेरिएबल। ठीक है, और अगर वेरिएबल 3 से ज्यादा होंगे तो उसको मिनिमाइज फिर हम इस बूलियन अलजेब्रा से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें एक अलग मेथड यूज करना होता है। इसे हम कहते हैं के मैप, जैसे कर्नाक मैप बोलते हैं। इससे हम अप टू 6 वेरिएबल यानी कि 4, 5, 6 वेरिएबल तक के जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर 6 से भी ज्यादा अगर आपके वेरिएबल हों लॉजिकल एक्सप्रेशन में, तो फिर ये के मैप भी मिनिमाइज नहीं कर पाता है। उसके लिए फिर हम कोई थर्ड मेथड यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं क्वाइन मैक्लस्की मेथड या टेबुलेशन मेथड या टेबुलेशन मेथड। इससे हम 6 वेरिएबल से ज्यादा के जो वेरिएबल होंगे उनको भी हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो मैं समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से चलता है फ्लो। अब ये आपका लॉजिकल जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमाइज हो गया, इनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके आपने मिनिमाइज कर दिया, तो अब आउटपुट पे आपके पास मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अब उस लॉजिकल एक्सप्रेशन से आप क्या करेंगे, डिजाइन। डिजाइन करेंगे आप। ठीक है, ये है जो डिजाइन कर देंगे, ये वो काम करेगा जो काम आपने यहां प्रॉब्लम में दिया हुआ। ठीक है, तो ये फ्लो होता है डिजिटल सिस्टम के अंदर, और यही फ्लो हमें पूरे सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना है। बस क्या डिजाइन करना है ये हमारा टारगेट होता है। ठीक है, क्या डिजाइन करना है, सीक्वेंशियल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिस तरह का भी टास्क आपको डिजाइन करना है, जिस तरह का टास्क को कराने के लिए जो डिवाइस डिजाइन करनी है वो डिपेंड करेगी किस तरह की है, लेकिन फ्लो यही रहता है। तो समझना है, ये बेसिक है एक डिजाइन का, डिजिटल सिस्टम डिजाइन के अंदर, कि ये प्रॉब्लम होगी, पहले ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर ट्रुथ टेबल से लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे, वो बड़ा होगा, फिर उसे मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए जो भी मेथड आप अप्लाई करेंगे वो करेंगे, उसके बाद मिनिमाइज्ड जो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा और उस पर आप डिजाइन अपनी अप्लाई करेंगे, तो आपका जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और एक्सेस टाइम है वो भी कम हो जाएगा, और आपकी स्पीड उसकी अच्छी हो जाएगी, और परफॉर्मेंस भी आपकी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने क्यों आपको बूलियन अलजेब्रा कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। अगर समय रहेगा तो मैं बनाऊंगा इसका वीडियो भी एग्जाम्पल के साथ में, नहीं तो हम फिर क्या करेंगे, पहले हम यहां जाएंगे, ये स्टडी करेंगे, ये सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, हाउ टू रिप्रेजेंट योर लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले ये समझ लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो
इसमें आपने क्लियर कर लिया होगा कि बूलियन अलजेब्रा के क्या लॉ हैं, क्या थ्योरम्स हैं, ठीक है। अब इनको आप स्टडी कर लेना सो दैट एग्जामिनेशन में आप बूलियन अलजेब्रा को यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। एक आध क्वेश्चन आपके लिए यहां से आता है। सो आज के इस वीडियो में यहीं तक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू द कमेंट आपको सॉल्व करके प्रॉब्लम को दे दूंगा। थैंक यू।